सुनो रानी, राजकुमारी अब सयानी हो गई है। उसकी उम्र और सुंदरता को देखकर मैं उसके विवाह की चिंता से ग्रस्त हूं। मेरा मन कहता है कि हमें जल्द ही उसके लिए कोई योग्य वर की खोज करनी चाहिए। तुम्हारी इस बारे में क्या राय है? महाराज, आपकी चिंता उचित है। मेरी राय में हमारी कंचन बाला जैसी अनुपम और गुणी बेटी के लिए एक सुंदर, विद्वान और वीर राजकुमार ही सबसे उपयुक्त होगा। ऐसा राजकुमार जो उसके गुणों के साथ सामंजस्य बिठा सके। रानी, तुमने ठीक कहा, लेकिन यह भी तो आवश्यक है कि हम अपनी बेटी की राय जाने। आखिर उसे अपना जीवन साथी स्वयं पसंद होना चाहिए। हमें उससे पूछना चाहिए कि वो कैसा पति चाहती है। क्या कहती हो? बिल्कुल महाराज, राजकुमारी की इच्छा और पसंद सबसे महत्वपूर्ण है। उसकी खुशी ही तो हमारी प्राथमिकता है। मैं तुरंत उससे इस बारे में बात करती हूँ। ये सही रहेगा। उसे बताओ कि हम दोनों उसके निर्णय में साथ हैं। हम चाहते हैं कि वो इस मामले में पूरी तरह से स्वतंत्र महसूस करे। आप निश्चिंत रहे महाराज, हमारी बेटी बहुत समझदार है। वो अपने भविष्य के बारे में पूरी जिम्मेदारी के साथ निर्णय लेगी। मैं अभी जाकर उससे बात करती हूँ। और फिर रानी ने राजकुमारी को सारी बात बता दी और शीघ्र ही राजकुमारी कंचन बाला को बुलवाया गया। आओ आओ बेटी, आओ आओ आओ। तो बेटी, हमें बताओ कि तुम अपने जीवन साथी के रूप में कैसा व्यक्ति चाहती हो। तुम्हारी खुशी हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। बताओ बेटी। पिताजी, मैं आपकी भावनाओं को समझती हूँ, लेकिन सच कहूँ तो मैं अभी विवाह करना ही नहीं चाहती। क्या? ये तुम क्या कह रही हो बेटी? जी हाँ पिताजी, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे विवाह की चिंता करना छोड़ दें। अभी मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है। बेटी, ये संभव नहीं है। पुत्री का विवाह करना हर माता पिता का कर्तव्य होता है। हम तुम्हारे लिए एक योग्य और सम्मानित वर चुनेंगे और तुम्हारा विवाह बड़े धूमधाम से करेंगे। ठीक है पिताजी, जैसा आप चाहते हैं मैं वही करूंगी। लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं विवाह केवल उसी युवक से करूंगी जिसने कनकपुरी देखी हो। बेटी, हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है। हम तुम्हारी इच्छा का सम्मान करेंगे। राजा ने तुरंत अपने मंत्री को आदेश दिया और कहा, मंत्री सुनो, पूरे नगर और दूर दूर के राज्यों में घोषणा करवा दो कि जिसने भी कनकपुरी देखी है वो राजमहल में आकर राजकुमारी का हाथ मांग सकता है। जो आज्ञा महाराज। मैं तुरंत यह संदेश नगर और पड़ोसी राज्यों में फैलवा देता हूं। जय हो महाराज की। अगले दिन सुबह सुबह ही नगर में मुनादी का ढोल गूंजने लगा। सुनो सुनो सुनो, महाराज का ऐलान सुनो। जो कोई पुरुष कनकपुरी को देख चुका हो वो शीघ्र ही राजमहल आकर महाराज से राजकुमारी कंचन बाला का हाथ मांग सकता है। सुनो सुनो सुनो, ये सुनहरा अवसर किसी योग्य और साहसी युवक के लिए है। सुनो सुनो सुनो। हैं? कनकपुरी? ये क्या स्थान है भैया? मैंने तो आज इसका पहली बार ही नाम सुना है। हाँ, मैं भी। अरे कभी किसी से ये नाम सुना नहीं। क्यों भैया, ये जगह कहाँ है? देखी है क्या? कनकपुरी? भैया, हम देश विदेश घूम चुके हैं,
लेकिन कनकपुरी का नाम तक ना सुना। लगता है महाराज ने कोई ऐसी जगह का नाम लिया है जिसे खोजना नामुमकिन है। हाँ। प्रिया नगर में ही रतन भूषण नाम का एक स्वस्थ और जवान युवक रहता था। उसके बारे में प्रसिद्ध था कि वो जिस चीज के पीछे पड़ जाए उसे प्राप्त करके ही रहता है। हाँ, इस बार की यात्रा में बहुत अच्छा व्यापार हुआ। माँ सुनेगी तो बेहद खुश होगी। हाँ। आ गया बेटा तू, तुझे देखकर मेरा मन खुश हो गया। हाँ माँ, और तुम्हारे आशीर्वाद से इस बार मेरे कपड़ों का व्यापार बहुत अच्छा चला माँ, बहुत अच्छा। सब कुछ उम्मीद से भी बेहतर हुआ है। हाँ। आशीर्वाद दो माँ, आशीर्वाद दो। जीते रहो बेटा, मुझे तुम पर गर्व है। लेकिन अब मेरी एक अंतिम इच्छा है जिसे तू पूरा कर दे। मेरी चिंता खत्म हो जाएगी। कैसी इच्छा माँ, बताओ तो सही। बेटा, अब इस घर में एक सुंदर और सुशील बहू ले आ। उसके बाद मुझे तेरी कोई चिंता नहीं रहेगी। बस यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है। ओफो माँ, तुम तो बस यही सोचती रहती हो, शादी शादी शादी। हैं? सच कहती हूँ बेटा। और हाँ, क्या तूने सुना कि आजकल पूरे शहर में बस कनकपुरी की ही चर्चा हो रही है। माँ, मैंने भी दूसरे शहर में कनकपुरी का नाम सुना था। क्या सच में कोई जगह है क्या? हाँ बेटा, महाराज ने स्वयं घोषणा की है। लेकिन आज 15 दिन हो गए और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने दावा किया हो कि उसने कनकपुरी देखी है। क्या तूने ये नाम सुना है? माँ, अगर मैंने सुना होता तो अब तक महाराज के पास राजकुमारी का हाथ जाकर मांग लिया होता। राजकुमारी बहुत भली लड़की है। काश उस जैसी ही कोई लड़की मेरी दुल्हन बनती। अरे उस जैसी क्यों माँ, वही क्यों नहीं है? ये तू क्या कह रहा है बेटा? क्या ऐसा संभव है? हाँ माँ, देखो, अभी अभी मेरे दिमाग में एक योजना आई है। सोचता हूँ कि जब 15 दिनों में भी किसी ने यह दावा नहीं किया कि उसने कनकपुरी देखी है, तो इसका मतलब है कि ऐसी कोई जगह है ही नहीं। हाँ, अब अगर मैं जाकर महाराज से कहूँ कि मैंने कनकपुरी देखी है, तो वो प्रसन्न हो जाएंगे और राजकुमारी का हाथ मेरे हाथों में दे देंगे। क्यों माँ? लेकिन बेटा, ये तो धोखा होगा। अरे माँ, काहे का धोखा? जब कनकपुरी है ही नहीं तो इसमें धोखा कैसा हुआ? अरे ये तो बस एक चाल है। हाँ। मुझे तो डर लग रहा है। अगर महाराज को सच्चाई का पता चल गया तो क्या होगा? अरे तुम बेकार में घबराती हो माँ, घबराओ मत, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। अब बस तुम दुल्हन के स्वागत की तैयारी करो। मैं अभी महाराज से मिलने जा रहा हूँ, है ना? राजमहल में पहुंचकर रतन भूषण दरबान से बोला, महाराज से जाकर कहो कि मैंने कनकपुरी देखी है। जाओ। क्या? बहुत अच्छा हुजूर, मैं महाराज को सूचना देता हूँ। आप यहीं पे प्रतीक्षा करिए, मैं आता हूँ। महाराज की जय हो। महाराज, एक युवक आया है जो दावा करता है कि उसने कनकपुरी देखी है। क्या बात कर रहे हो? उसे तुरंत सम्मान पूर्वक हमारे सामने लेकर आओ। जाओ। जो आज्ञा महाराज। दरबान के जाने के पश्चात महाराज सोचने लगे, आखिर इतने दिनों के बाद कोई आया है जिसने दावा किया कि उसने कनकपुरी देखी है।
तभी रतनभूषण राजा के सामने आया और बोला, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। प्रणाम महाराज। कहो युवक, तुम कौन हो और तुमने कनकपुरी कहाँ देखी है? बोलो। महाराज, मेरा नाम रतनभूषण है। मैं कपड़ों के व्यापार के सिलसिले में अक्सर देश विदेश में घूमता रहता हूँ। अपने इन्हीं यात्राओं के दौरान मैंने खूबसूरत फूलों की नगरी कनकपुरी देखी है। तो बताओ युवक, तुमने कनकपुरी में क्या क्या देखा है? बताओ। महाराज, मैंने ना कनकपुरी में एक सुनहरी नदी देखी जो सूरज की किरणों से झिलमिलाती थी। आहा, वहां ऊंचे ऊंचे पर्वत थे जिनसे सुंदर सुंदर झरने बहते थे। फूलों की महक ने पूरे वातावरण को स्वर्ग जैसा बना दिया था महाराज। ऐसा है कनकपुरी। बस बस, रहने दो। पिताजी, ये युवक झूठ बोल रहा है। इसने कनकपुरी बिल्कुल नहीं देखी है। इसे तुरंत महल से बाहर निकाल दिया जाए। ये हमारे सामने धोखे का प्रयास कर रहा है। इसके ये मजाल कि हमारे सामने ऐसा झूठ बोले। इसे तुरंत दरबार से धक्के देकर बाहर निकाला जाए। सैनिकों, इसे इसकी जगह दिखाओ, ले जाओ। राजा की आज्ञा अनुसार सैनिकों ने रतनभूषण को महल से बाहर निकाल दिया। अरे रे 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 रे, आज तो बड़ी बेइज्जती हो गई। अब मां को क्या मुंह दिखाऊंगा। लेकिन एक बात समझ नहीं आई, राजकुमारी ने ऐसी बेवकूफी भरी शर्त रखी क्यों? अरे, क्या राजकुमारी ने खुद कनकपुरी देखा है क्या? जरूर देखा ही होगा, तभी तो ऐसी शर्त रखी है। और अगर देखा है तो इसका मतलब, अरे रे, कहीं ना कहीं कनकपुरी जरूर होगी। मतलब कनकपुरी है तो ठीक है। मैं भी ये प्रण करता हूं कि जब तक मैं कनकपुरी को खोज ना लूं और राजकुमारी को अपनी दुल्हन न बना लूं, तब तक मैं अपनी मां को अपनी ये मनहूस शक्ल हरगिज नहीं दिखाऊंगा। और वो कनकपुरी की तलाश में निकल पड़ा। चलते चलते उसकी नजर जंगल में बनी एक कुटिया पर पड़ी। वो चौंक कर रुक गया। अरे, इस निर्जन जंगल में ये कुटिया, अवश्य ही इसमें कोई रहता होगा। चलो, चलकर देखना चाहिए। ओहो, ये तो कोई पहुंचे हुए महात्मा लगते हैं। मुझे इन्हीं की शरण में जाना चाहिए। कुछ देर बाद जब महात्मा ने अपनी समाधि तोड़ी तो रतनभूषण ने उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई। बाबा, 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 अब तो आपका ही सहारा है। कृपया कृपया करके मेरी मदद कीजिए। हम तुम्हारे कार्य के प्रति दृढ़ संकल्प से बहुत प्रसन्न हुए बच्चा, परंतु कनकपुरी तो हमने भी नहीं देखा है। हाँ, यदि तुम राम वन जाकर केशधारी बाबा से मिलो तो वो अवश्य ही तुम्हारी मदद करेंगे। हाँ, तो कृपया करके मुझे वहां पहुंचने का कोई उपयुक्त मार्ग बताइए महाराज। ठीक है, तो सुनो। यहां से 1000 कोस दूर उत्तर की ओर काले पर्वत के पीछे राम वन है, जहां केशधारी बाबा का निवास है। चलो, जाओ अब। अच्छा, ठीक है बाबा, अब मुझे आज्ञा दीजिए। और रतनभूषण राम वन की ओर चल पड़ा। 7 दिन तक लगातार चलता हुआ वो एक पर्वत के पास पहुंच गया और बोला, अरे बाप रे, शायद यही वो काला पर्वत है। मेरा अनुमान बिल्कुल सही निकला। चलो, चला जाए। वो पर्वत की ओर बढ़ता है और उसे पार करता है। काले पर्वत से नीचे उतरते ही रतन की नजर एक कुटिया पर पड़ती है। कुटिया के बाहर एक तपस्वी तपस्या में लीन दिखाई देते हैं। वो धीरे धीरे उनके पास जाकर बैठ जाता है।
और उनके समाधि से उठने का इंतजार करने लगता है। 2 दिन बाद बाबा अपनी समाधि तोड़ते हैं और रतन को देखते हैं। मैं तेरे भक्ति भाव और दृढ़ निश्चय से प्रसन्न हुआ बच्चा। बोल, क्या इच्छा है तेरी? महाराज, मुझे कनकपुरी पहुंचने का मार्ग बताइए महाराज। कृपया करके मुझे कनकपुरी जाना है। ओह, कनकपुरी। बेटा, ठीक ठीक पता तो मैं भी नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, अगर तुम मृदन द्वीप के राजा से मिलो तो वो तुम्हें कनकपुरी के बारे में अवश्य ही कुछ जानकारी देंगे। यहां से 20 कोस दूर से कई व्यापारियों के जहाज मृदन द्वीप को जाते हैं। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। कृपया मुझे आशीर्वाद दें ताकि मैं कनकपुरी तक पहुंच सकूं। धन्यवाद। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा बेटा। जाओ जाओ, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। जाओ। केशधारी बाबा से मिलने के बाद रतन भूषण बंदरगाह पहुंचता है। वहां एक जहाज मृदन द्वीप को प्रस्थान करने ही वाला था। रतन जल्दी से उसमें चढ़ जाता है। वहां पूछताछ करते हुए वो व्यापारियों के सरदार तक जा पहुंचता है। रतन उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाता है। सरदार बड़े ध्यान से उसकी बात सुनते हैं। युवक, वैसे तो मेरे जहाज दूर दूर तक यात्रा करते हैं, लेकिन आज तक मैंने कभी कनकपुरी का नाम तो नहीं सुना भाई। कहाँ है ये? ओफो, तो मेरी यात्रा भी बेकार हो गई। अरे 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 अरे, परेशान मत हो मुसाफिर। हमें उम्मीद है कि कल जापंग द्वीप में लगने वाले आषाढ़ के मेले में तुम्हें कनकपुरी का पता चल सकता है। क्या बोलते हो? जापंग द्वीप का मेला? हाँ युवक, ये मेला हर साल लगता है और दूर दूर से लोग इस मेले में भाग लेने के लिए आते हैं। आज शाम को ही प्रस्थान करने वाला हूं मैं, समझे? तो तुम हमारे साथ चल सकते हो चाहो तो। ठीक है, सोच लेना। तो सरदार, हम जापंग द्वीप कब तक पहुंचेंगे? अरे कब तक क्या, कल सुबह तो पहुंच ही जाएंगे वहां पे, और क्या। ओ सरदार, वो सामने क्या है? अरे वो समुद्र में उगा हुआ विशाल वटवृक्ष है। उसकी शाखाएं 10 मील दूर तक फैली हुई है। लेकिन हाँ, सावधान, उस वृक्ष के नीचे एक भयंकर भंवर है। अगर कोई जहाज उसके पास चला जाए तो फिर लौटने का सवाल नहीं उठता। हाँ, समझे? सरदार ने इतना कहा ही था कि तेज हवा चलने लगी। अरे महाराज, हमारा जहाज नियंत्रण से बाहर हो चुका है। महाराज, वो उस भयानक भंवर की ओर बहा जा रहा है। हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं सरदार। देखते ही देखते जहाज उस विशालकाय वृक्ष के पास जाकर फंस गया। भयंकर भंवर की चपेट में आकर जहाज डूब गया। लेकिन रतन भूषण ने अपनी सूझबूझ से उस वृक्ष की एक मजबूत टहनी पकड़ ली। सरदार ने भी बचने की पूरी कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्यवश वो बच नहीं सके। हाँ, लगता है मैं कभी भी कनकपुरी जा ही नहीं पाऊंगा, पहुंच ही नहीं पाऊंगा। अब तो मेरी कब्र भी इसी पेड़ पर बनेगी। रतन भूषण उसी वृक्ष की एक डाल पर बैठ गया। हताश और थका हुआ वो वहीं सो गया। अचानक शाम को तेज शोर सुनकर उसकी आंखें खुल गईं। उसने ऊपर देखा तो आकाश में विशालकाय पक्षी उड़ते नजर आए। हे भगवान, इतने बड़े बड़े पक्षी! अगर इन्हें मेरी गंध लग गई तो ये तो मुझे खा जाएंगे। अरे रे, मेरी तो खैर नहीं इनके सामने। वो दोनों पक्षी उसी वृक्ष के ऊपर बैठ गए और आपस में बोलने लगे। जानते हो पक्षीराज, आज मैं कनकपुरी गया था। सच कहूँ, उससे खूबसूरत जगह मैंने आज तक नहीं देखी।
ओहो, तो अब तो हमें भी वहां जाने का रास्ता बताओ, हम कल ही वहां चलेंगे। रतन भूषण ने जब पक्षियों को इंसानी आवाज में बात करते सुना तो वो हैरान रह गया। हैं? ये बोलने वाले पक्षी? अरे शायद मेरी कनकपुरी पहुंचने की इच्छा पूरी होने वाली है। हाँ, इसने कनकपुरी के बारे में बात की। फिर वो बेसब्री से पक्षीराज के वहां से उड़ने का इंतजार करने लगा। जैसे ही रात के अंतिम प्रहर में पक्षीराज ने उड़ान भरी, रतन भूषण हिम्मत जुटाकर उनकी टांग से चिपक गया। विशालकाय पक्षी ने उड़ान भरी और अंततः कनकपुरी की धरती पर उतर गया। जमीन पर पहुंचते ही रतन भूषण तेजी से पक्षी से अलग होकर एक पेड़ की आड़ में छिप गया। उसने देखा कि पक्षी वहां से उड़कर चले गए। अरे यहां तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। तभी वहां एक विशाल राक्षस जैसा दिखने वाला व्यक्ति आ पहुंचा और बोला, धरती के मनुष्य, तुम्हारा यक्षों की धरती कनकपुरी पर स्वागत है। तुम कौन हो मित्र? मैं यक्षों के राजा का दूत हूँ। महाराज ने तुम्हें बुलाया है। मैं तुम्हें उनके पास ले चलने के लिए आया हूँ। चलो। दूत रतन भूषण को यक्षों के राजमहल में ले गया। वहां पहुंचकर रतन ने महाराज को प्रणाम किया। प्रणाम महाराज, प्रणाम। महाराज की जय हो। हम तुम्हारा स्वागत करते हैं युवक। आज यहाँ पहुंचकर तुमने हमारी वर्षों से मृत इच्छाओं को पुनर्जीवित कर दिया है युवक। मैं कुछ समझा नहीं महाराज। सुनो बेटा, वर्षों पहले एक ऋषि के श्राप के कारण हमारी बेटी हमसे बिछड़ गई थी। उस समय ऋषि ने हमें बताया था कि जिस दिन कोई मनुष्य हमारे देश में कदम रखेगा, उसी दिन हमें हमारी बेटी वापस मिल सकेगी। साथ ही ऋषि ने यह भी कहा था कि उस व्यक्ति को हमारी बेटी से विवाह करना होगा। आज का दिन मेरे और इस नगर के वासियों के लिए जश्न का दिन होगा। सैनिकों, जाओ, पूरे नगर को दुल्हन की तरह सजा दो। हर रास्ते पर फूल बिछा दो। आज हमारी बेटी हमें मिलने वाली है। जो आज्ञा महाराज। लेकिन महाराज, मैं तो शीघ्र ही प्रिया नगरी पहुंचना चाहता हूं। मेरा वहां पहुंचना बहुत आवश्यक है। ऐसा कैसे हो सकता है बेटा? अब तो राजकुमारी से विवाह के पश्चात ही तुम अपने देश लौट सकते हो। तब तक हमारे सैनिक तुम्हें कनकपुरी की सैर कराएंगे। ये हमारा आदेश है। जैसी आपकी इच्छा महाराज। सैनिकों, इस युवक को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। उसकी हर इच्छा का ध्यान रखा जाए। जो आज्ञा महाराज। घूमते घूमते रतन भूषण की निगाह एक संगमरमर की मूर्ति पर पड़ी। अरे वाह 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 वाह, कितनी सुंदर मूर्ति है। अरे मैं इसे कब से देखना चाहता हूं। वाह 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 वाह। क्षमा करें, इस तरफ जाने की अनुमति किसी को नहीं है। ये जगह प्रतिबंधित है। अरे लेकिन मैं वहां जाकर ही रहूंगा। ऐसी अद्भुत मूर्ति को मैं दूर से देखकर नहीं रह सकता। मुझे करीब से देखना है। चलो। जैसे ही रतन मूर्ति के पास पहुंचा और उसने उसे करीब से देखा, वो आश्चर्यचकित रह गया। अरे बाप रे, ये तो प्रिया नगर की राजकुमारी कंचन बाला की मूर्ति है। और ये घोड़ा भी, हाँ, ये घोड़ा भी शायद उसी का है। लेकिन यहां ये सब कैसे? ये क्या रहस्य है? जैसे ही रतन ने घोड़े की मूर्ति को छुआ, अचानक वो एक तालाब में गिर गया। रतन ने पानी से सिर बाहर निकाला और इधर उधर देखने लगा। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई दी। जिस किसी ने कनकपुरी देखा है, वो राजा से मिलने आए। हाँ, अरे
ये क्या? तो क्या मैं प्रिया नगरी वापस आ पहुंचा? चलो, हाँ, चलो ये भी अच्छा हुआ, वरना जब यक्षों की राजकुमारी लौट आती तो उससे शादी से इनकार करने पर न जाने मेरे साथ क्या सुलूक किया जाता। हो, अरे 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 रुको भाई, मैं अभी अभी कनकपुरी देख कर आ रहा हूं, मुझे महाराज के पास ले चलो अब। हाँ हाँ तो ठीक है, चलो, महाराज तुमसे मिलना चाहते हैं, चलो। रतन भूषण को राजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। राजा ने उसे गुस्से में देखा और बोले, अरे तुम तो एक बार पहले भी कनकपुरी देखने का दावा कर चुके हो। लगता है बाहर की आजादी तुम्हें रास नहीं आ रही। इस धोखेबाज को तुरंत काल कोठरी में डाल दिया जाए, ले जाओ। महाराज 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 महाराज, मेरी बात तो सुनिए, मैंने सचमुच में कनकपुरी को देखा है। हम तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहते। सैनिकों, इसे तुरंत पकड़कर काल कोठरी में डाल दो, ले जाओ। महाराज महाराज महाराज, मैं काल कोठरी में जाने को तैयार हूं, लेकिन जाते जाते मैं राजकुमारी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। बस एक बार मेरी बात सुन लीजिए महाराज। पूछो, क्या पूछना चाहते हो? मैं ये जानना चाहता हूं कि कनकपुरी के तालाब के किनारे आपकी पत्थर की मूर्ति और घोड़े का क्या रहस्य है? ये सुनते ही राजकुमारी प्रसन्न हो उठी और बोली, इसे छोड़ दीजिए पिताजी, इसने सचमुच कनकपुरी देख ली है। क्या? अब आप ही की आज्ञा के अनुसार मेरा विवाह इसी युवक के साथ होगा। पिताजी, इस मनुष्य के कनकपुरी देखने के बाद अब ऋषि का श्राप भी समाप्त हो चुका है। रतन भूषण ने कनकपुरी में जो सफेद संगमरमर की मूर्ति देखी थी, वही मेरा त्यागा हुआ शरीर है। मुझे अब इस शरीर को त्याग कर फिर से उसमें प्रवेश करना है। यही कारण है कि मैं विवाह नहीं करना चाहती थी, लेकिन आपकी जिद के कारण मुझे ये शर्त रखनी पड़ी। मुझे नहीं पता था कि ये युवक उस शर्त को पूरा कर मुझे श्राप से मुक्ति दिला देगा। अब तो हर हाल में मुझे अपने असली शरीर में लौटना होगा। लेकिन राजकुमारी, मुझे क्या करना होगा? मेरे यहाँ से जाते ही तुम मेरा नाम लेकर मुझे याद करना, तब तुम खुद को कनकपुरी में पाओगे। हमारा विवाह भी वहीं होगा। राजकुमारी ने इतना कहा और वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। अगले ही पल रतन भूषण ने बिना समय गंवाए राजकुमारी का नाम लेकर कहा, मुझे अपने पास बुला लो, राजकुमारी कंचन बाला, मुझे अपने पास बुला लो। अगले ही पल उसने अपने आप को राजकुमारी के सामने पाया और वो महाराज से बोला, प्रणाम महाराज, क्या यही आपकी बेटी है? हाँ हाँ हाँ, यही मेरी बेटी है। ये सब क्या रहस्य है महाराज, क्या मैं जान सकता हूं? क्यों नहीं। दरअसल मेरी बेटी पहले बहुत चंचल और उग्र स्वभाव की थी। एक बार उसने चंचलता में आकर एक ऋषि का अपमान कर दिया। ऋषि ने उसे मृत्यु लोक में मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दिया। हमारी बहुत क्षमा याचना करने पर ऋषि ने कहा कि जब इसका विवाह होगा तब यह श्राप समाप्त हो जाएगा। इसने मनुष्य योनि में राजा प्रियादत्त के घर जन्म लिया और अब जब इसका विवाह का समय आया तो तुम्हारे आने के कारण श्राप समाप्त हो गया। आगे की कहानी तो तुम स्वयं जानते हो। महाराज, लेकिन क्या विवाह के बाद मुझे भी यहीं रहना होगा? हाँ राजकुमार, और हम जानते हैं कि तुम्हारी मां भी तुम्हारे साथ है। तुम उसे भी यहां पे ला सकते हो, वो भी यक्षों के राज्य में सुखपूर्वक रहेंगी। फिर कुछ दिनों बाद रतन भूषण और राजकुमारी का विवाह बड़ी धूमधाम से हो गया। रतन भूषण ने एक नई शुरुआत की और श्राप के बंधनों को तोड़कर यक्षों की भूमि में अपनी जगह बना ली।